कंसिडर कर रहे हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अदर ऑडिट से। अदर ऑडिट्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ठीक है, तो एक एक चैप्टर बाय चैप्टर इसके अंदर अपने को डिस्कस करना है। सबसे पहला चैप्टर जो इसके अंदर शुरू हो रहा है वो है ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का चैप्टर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे, बैंक ऑडिट करनी है, इंश्योरेंस की ऑडिट करनी है, ठीक है, एनबीएफसी की ऑडिट करनी है ना। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर्स कवर्ड है इसके अंदर। पहला चैप्टर जो है वो है ऑडिट कमिटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, मतलब ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, ठीक है, और है अच्छा चैप्टर, मस्त, ध्यान से सुनना, लॉ में भी आएगा कुछ पोर्शन इसका। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है? देखो मेरी एक बात समझना, वर्ड क्या लिखा हुआ है? वर्ड लिखा हुआ है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। कॉर्पोरेट को हमें क्या करना है? गवर्न करना है। और गवर्न करने का मतलब क्या होता है? गवर्न करने का मतलब है उस पर्टिकुलर कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कंट्रोल अच्छा रखना है, उस पर्टिकुलर कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर गवर्नेंस अच्छी रखनी है। गवर्नेंस मतलब उस पर ओवरसी, उस पर नजर अच्छी रखनी है। ये फंडा क्यों आया? देखो मैं एक लॉजिक समझा रहा हूं। इंडिया में और इंडिया से भी पहले वर्ल्ड में बहुत सारी कंपनीज, खासकर यूएस की बात करूं, यूनाइटेड स्टेट्स की बात करूं, एनरॉन, वर्ल्डकॉम, ऐसे करके बहुत सारी कंपनी थी जिसमें अकाउंटिंग स्कैंडल्स हुए, ठीक है, गफले हुए। इंडिया में सत्यम हुआ था, आपने सुना है सब लोगों ने, ठीक है। सो अकाउंटिंग गड़बड़ क्यों हुई पता है? क्योंकि उस कंपनी के ऊपर, उस कॉर्पोरेट के ऊपर प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं था, उस पर्टिकुलर कॉर्पोरेट के ऊपर प्रॉपर गवर्नेंस नहीं थी, उस पर्टिकुलर कॉर्पोरेट के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, उस पर्टिकुलर कॉर्पोरेट के अंदर शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को नहीं ध्यान रखा गया था, उस पर्टिकुलर कॉर्पोरेट के अंदर ढंग से डायरेक्शन नहीं दिए गए थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा। तो वहां पर रियलाइज हुआ, एहसास हुआ कि हमें क्या करना चाहिए। हमें एक प्रॉपर गवर्नेंस का तरीका, गवर्नेंस का मैकेनिज्म हमें एस्टैब्लिश करना चाहिए, ताकि कॉर्पोरेट्स को अच्छे से क्या किया जा सके? गवर्न किया जा सके। फाइन। इसी के लिए हमारे यहां पर एक फंडा आया और पूरे वर्ल्ड में लेकर आया ये कॉन्सेप्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने इस चीज को लागू किया और फिर हम सब लोगों ने, इंडिया ने उसको उसको अपने यहां पर भी लगाया, उसके कुछ नॉर्म्स यूज किए, उसके कुछ नॉर्म्स को अप्लाई किया। वो बताऊंगा कैसे नॉर्म्स आएंगे आगे, ठीक है। लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फंडा सिर्फ इतना सा है कि हमें एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना है। कैसा सिस्टम डेवलप करना है? जिसमें कंपनियों को प्रॉपर डायरेक्शन मिले, कंपनियों को उसके मैनेजर अच्छे से कंट्रोल करे। किसके हित में? शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में। ताकि एक तो ट्रांसपेरेंसी आए, चीजें बिल्कुल क्लियर कट हो, और दूसरा समय पे और टाइम पे, मतलब समय पे, टाइम पे या बेटर तरीके से रिपोर्टिंग हो सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। ये हम लोग चाहते हैं और ऐसा सिस्टम हम डेवलप करना चाहते थे। इसके लिए आपने लिस्टिंग अग्रीमेंट का क्लॉज 41 सुना हो, ठीक है, या आपने लिस्टिंग अग्रीमेंट का क्लॉज नंबर 49 सुना हो, ठीक है। ये सारे क्लॉजेस जो लगाए गए थे, ठीक है, या फिर आपने नया फंडा सुना है एलओडीआर, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ये सारे फंडे इसलिए लगाए गए थे, ताकि, ये सारे फंडे क्यों लगा रहे हैं? ताकि हम लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे आ सके। अभी क्या होता है एलओडीआर, उसको अपन थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फंडा क्या है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, अदर ऑडिट्स में जो मैंने आपको बुक दी है, जो मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूं बुक, उसमें मैंने टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चंस दिए, जैसे आपको दिख रहा होगा 1 2 3, इस पैटर्न पे दिए। और बाकी सब जगह जैसे कोड ऑफ एथिक्स अपन पढ़े, कंपनी ऑडिट पढ़े, वो बेयर एक्ट है, एक तरह से बेयर तरीके से पढ़ना है। स्टैंडर्ड्स जो है उसको बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से बना के दिया हुआ है, ठीक है, वो भी नोट्स फॉर्म में मिलेगा। बट ये अदर ऑडिट्स मैंने आपको एक तरह से क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दिए है, ताकि आप उसको इजीली लर्न कर सको। ओके, तो शुरू करें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फंडा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, और लैंग्वेज देखो ये याद कर सको तो बेस्ट है। अदर ऑडिट्स में थोड़ा बहुत मोल्डिंग चल जाएगा, स्टैंडर्ड में बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है। सो अदर ऑडिट्स में आप लोग चाहो तो थोड़ी बहुत मोल्डिंग कर सकते हो, लेकिन लैंग्वेज कोशिश करना ये यूज करो, क्योंकि ये लैंग्वेज ही आपको मार्क्स दिलाने वाली है, ज्यादा मार्क्स दिलाने वाली है, ठीक है। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? मैंने क्या बोला आपको? ये एक ऐसा सिस्टम हम डेवलप करना चाहते हैं। कैसा सिस्टम? जिसमें कंपनियों को प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन मिले, कंपनियों को कंट्रोल किया जाए, किसके द्वारा? उसके मैनेजमेंट द्वारा। किसके इंटरेस्ट में? शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में, और अदर्स, अदर्स मतलब जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट में। इंश्योरिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, ताकि ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आए और बेटर और टाइम पे फाइनेंशियल रिपोर्ट जनरेट हो जाए। कितनी सिंपल सी डेफिनेशन है। वापस, ठीक है, क्या बोलता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस? कुछ वर्ड्स याद रख लो।
ये एक क्या है, ये एक सिस्टम है, ठीक है, जो क्या कहता है कि कंपनियों को इस तरह से डायरेक्शन और इस तरह से कंट्रोल किया जाना चाहिए, किसके द्वारा, मैनेजमेंट द्वारा। किस तरह से, ताकि इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स जो है वो प्रोटेक्ट रहे, ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी आए, और टाइम पे और बेटर तरीके से फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है वो क्या हो सके, जनरेट हो सके। तो हम इस डेफिनेशन को चाहो तो चार्ट वाइज भी समझ सकते हो। कैसे चार्ट वाइज समझ सकते हो वो मैं आपको समझा देता हूं कि दिस इज द पैटर्न, ये चार्ट आप बना सकते हो इसको समझने के लिए, ठीक है। देखो चार्ट देख लेते हैं। क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये क्या है, सिस्टम है। कौन सा सिस्टम, जिसके द्वारा कंपनीज को हम लोग क्या करने वाले हैं, डायरेक्ट करने वाले हैं, कंट्रोल करने वाले हैं। कौन डायरेक्ट और कौन कंट्रोल करता है कंपनीज को, बाय मैनेजमेंट, ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट किसके इंटरेस्ट में कर रहा है, इन द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड अदर्स, ठीक है। तो मैं सिंपल क्या लिख दूं, स्टेक होल्डर्स, ठीक है, स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट में काम करना है आपको। और इससे फायदा क्या हो रहा है, इससे दो चीजें हो रही है, एक तो ट्रांसपेरेंसी आ रही है, ठीक है, और एक टाइम पे और बेटर तरीके से क्या जनरेट हो पा रही है, फाइनेंशियल रिपोर्ट जनरेट हो पा रही है। ये दो चीजें हम लोग को ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो ये डेफिनेशन मैंने उसको चार्ट में भी समझा दिया, आपको समझ में आया। चलो तो वापस आ जाते हैं अपन अपने ट्रैक पे। क्या पढ़ रहे थे कि क्या होता है व्हाट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस सब लोग मेरे साथ बोलोगे, याद करोगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कंपनीज को किस तरह से डायरेक्शन दिया जाएगा, किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा वो बताया हुआ है, ताकि इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स प्रोटेक्टेड रहे, ताकि ट्रांसपेरेंसी आ सके, और ताकि बेटर और टाइम पे फाइनेंशियल रिपोर्ट जनरेट हो सके। इसके लिए इस खासकर लिस्टेड कंपनीज में ये चाहिए, क्योंकि पब्लिक का इंटरेस्ट जहां होगा ज्यादा वहीं पर ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। देखो अगर प्राइवेट कंपनी अगर है वहां पर डूब भी जाता है पैसा तो कुछ लोग ही जाएंगे, पब्लिक एज अ होल को फर्क नहीं पड़ेगा, तो वहां पर इतना गवर्नेंस नहीं भी हो तो चलेगा। लेकिन लिस्टेड कंपनीज, पब्लिक कंपनीज खासकर, उनमें तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फंडा बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए सेबी ने भी एक LODR करके, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, कि कोई भी कंपनी जो लिस्ट करवाना चाहती है अपने आप को, ठीक है, जो अपने आप को क्या कराना चाहती है, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराना चाहती है, उनको ये रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। उनसे जब लिस्टिंग करवा रहे हो उनसे एग्रीमेंट करा लोगे कि आप लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉलो करोगे। और उन्होंने LODR रेगुलेशन, जो कि पहले क्लॉज 49 ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट कहलाते थे, अब वो LODR हो गए। तो LODR के अंदर साफ साफ क्या किया है, जो पुराने लिस्टिंग एग्रीमेंट के प्रोविजन थे जो क्लॉज 49 के थे, ठीक है, अब आप भूल जाओ क्लॉज 49 क्या था, आपको तो LODR ही पढ़ना है, ठीक है। LODR के अंदर क्या किया गया, LODR बनाया गया लिस्टेड कंपनीज के, और बोला तुमको अगर लिस्टेड रहना है तो तुम्हारी ये ऑब्लिगेशंस है, तुम्हें ये पूरी करनी पड़ेगी। अब उसमें क्या क्या ऑब्लिगेशंस है वो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। और कुछ डिस्क्लोजर्स भी हैं कि ट्रांसपेरेंसी बनाए रखनी है हमें, तो डिस्क्लोज हर चीज करके रखो, ठीक है। तो इसलिए आपने देखा होगा लिस्टेड कंपनीज के लिए बहुत सारे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होते हैं, क्वार्टरली उनको डिस्क्लोज करना पड़ता है, ठीक है, क्वार्टरली रिव्यू करानी पड़ती है, बहुत सारे काम होते हैं उनको, है ना। सो सेकंड पॉइंट, सेबी इशूड सेबी LODR रेगुलेशन 2015, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इस LODR लाने का, कि जो पुराने हमारे लिस्टिंग एग्रीमेंट के प्रोविजंस थे, ठीक है, पहले लिस्टिंग एग्रीमेंट चलता था, उसके जो प्रोविजंस थे उनको कंसोलिडेट करके और एक ही जगह लेकर आ गए, ठीक है। तो ये लाइन तो काम की नहीं है आपके लिए। थर्ड बताया था, LODR जो बनाया वो दो टुकड़ों में बनाया, मतलब एक तो बनाई उसकी मेन बॉडी, और एक बनाया उसके अंदर शेड्यूल्स। मेन बॉडी में तो क्या डाल दिए, सारे डिटेल्ड प्रोविजंस डाल दिए कि ये करना जरूरी है कंपनी को, ये करना, ये डिस्क्लोजर करना जरूरी है, शेयर होल्डर्स के लिए ये डिस्क्लोज करना जरूरी है, ठीक है। तो उनके लिए तो मेन बॉडी में क्या डाल दिया, प्रोविजन, और उन प्रोविजंस को कैसे फॉलो करना है तो उसकी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट कहां डाल दी, शेड्यूल्स पीछे अटैच कर दिए, कि अगर ये चीज करनी है तो इसके लिए ये शेड्यूल 1 देख लो, ये चीज करनी तो शेड्यूल 2 देख लो, ये चीज करनी तो शेड्यूल 3 देखो। तो प्रोसीजरल पार्ट सारा उसमें आ गया। तो MCQ में हमेशा ये ध्यान रखना कि LODR जो है, जो बनाया था रेगुलेशन, ठीक है, उसके दो पार्ट्स कर रखे हैं। जो मेन बॉडी है, ठीक है, जो मेन प्रोविजनल बॉडी है, उसमें तो डिटेल्ड प्रोविजन, सब्सटैंटिव प्रोविजन आ गए, ठीक है, और जो उसकी प्रोसीजरल पार्ट है वो पीछे शेड्यूल में डाल दिए, ठीक है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 में, ठीक है। तो वो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट उसमें चलेगी। अच्छा, LODR ये भी कहता है क्या, कि हर कंपनी की एनुअल रिपोर्ट जो बनेगी, मतलब खासकर लिस्टेड कंपनी की बात करें तो हर कंपनी की, लिस्टेड कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट बनेगी, उस एनुअल रिपोर्ट में एक अलग से हिस्सा होगा किसका, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट का, कि क्या
इस कंपनी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो जो रिक्वायरमेंट दे रखी थी, ठीक है, वो सारी पूरी करी है कि नहीं करी है। तो फोर्थ पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि सेबी रेगुलेशन 2015 में ये अलग से एक सेपरेट सेक्शन होगा किसका, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, किसमें, एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी में, और उस पे कंप्लायंस रिपोर्ट भी देगा, मतलब उस पे एक साइन भी होंगे किसी के कंप्लायंस के, किसके होंगे, नेक्स्ट पॉइंट में देख लो, उस एंटिटी को सर्टिफिकेट लेना है किससे, स्टैट्यूटरी ऑडिटर से। इसमें एक ऑप्शन और होता है, कंपनी सेक्रेटरी से भी आप ले सकते हो, वो डिटेल बाद में आएगा, ठीक है, पर मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको। अभी अपन चूंकि ऑडिट पढ़ रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के एंगल से पढ़ रहे हैं, लेकिन इसलिए हम लोग ज्यादातर वर्ड यही यूज करेंगे कि एंटिटी को सर्टिफिकेट किससे लेना है, ऑडिटर से। चाहे तो ऑडिटर के अलावा प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से भी ले सकते हो। क्या सर्टिफिकेट लेना है कि कंपनी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सारी कंडीशंस को कंप्लाई कर लिया। तो ये जो आ रहा था ना, कंप्लायंस रिपोर्ट लेनी है, वो कंप्लायंस रिपोर्ट स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द एंटिटी से लेनी है। क्लियर, ठीक है, कितना सिंपल हुआ। वापस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, इट इज अ सिस्टम। कैसा सिस्टम, जिससे कंपनियों को अच्छे से डायरेक्शन मिलेगा, कंट्रोल किया जाएगा, किसके द्वारा, मैनेजमेंट द्वारा। किसके इंटरेस्ट में, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में या दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट में, ताकि ट्रांसपेरेंसी आए और ताकि टाइमली और बेटर फाइनेंशियल रिपोर्ट जनरेट हो सके। सेबी ने इसके लिए एलओडीआर बनाया। एलओडीआर के दो पार्ट्स कर दिए, मेन बॉडी के अंदर सब्सटैंटिव प्रोविजंस आ गए और शेड्यूल के अंदर प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट आ गई। फिर सेबी ने बोला कि जब कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट बनाएगी तो उसमें एक अलग से कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट भी आएगी कि उन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या क्या किया है, प्लस उस कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट के ऊपर एक कंप्लायंस रिपोर्ट भी आएगी साथ में, कि ऑडिटर कहेगा कि हाँ कंपनी ने सारे कंडीशंस जो होती है इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, इस एलओडीआर की, वो फॉलो करें। क्लियर, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट आया, वो आया ऑडिट कमेटी का। अगर आपने कभी सुना है, नहीं सुना है तो सुनना ध्यान से। आपने अगर कंपनी ऑडिट पढ़ी है तो कंपनी ऑडिट में आपने कभी पढ़ा होगा, खासकर इंटरमीडिएट के अंदर, कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस उसमें भी फंडा था। कैसे था मैं बताता हूं आपको, याद करना कि वहां पर ऐसा फंडा आता था कि अगर ऑडिट कमेटी है तो पहले वो प्रपोज करेगी नाम, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आगे मेंबर्स को फॉरवर्ड करेंगे, याद है। और अगर ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशन बोर्ड नहीं मानते तो उनको डिस्क्लोज करना पड़ता है कि ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशन की नहीं मान रहे। मतलब ये एक ऑफिशियल बॉडी है जो कि आई इसलिए ताकि ढंग से ये गवर्न कर सके ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, ऑडिटर का रिमूवल, ऑडिटर के कामकाज को, ठीक है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक एलिमेंट है, एलओडीआर का एक एलिमेंट है, कौन सा, ऑडिट कमेटी। अब इसमें चक्कर है, और वो चक्कर क्या है मैं आपको समझाता हूं। आपको सेकंड टॉपिक दिख रहा है ऑडिट कमेटी अंडर सेक्शन 177, और आपको थर्ड टॉपिक में बताऊं अगर आपको, ऑडिट कमेटी अंडर सेबी एलओडीआर दिखा, ठीक है। तो ऑडिट कमेटी सेक्शन 177 ऑफ कंपनीज एक्ट में भी डिटेल में दे रखी है, उसका भी लॉजिक वहां पे भी दे रखा है, और ऑडिट कमेटी का लॉजिक कहां दे रखा है, एलओडीआर जो रेगुलेशन सेबी ने इशू कर रखे हैं उसमें भी दे रखा है। तो आप बोलोगे सर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि चलो एलओडीआर का तो अपने को समझ में आता है, वो किस पे लागू है, सिर्फ लिस्टेड कंपनीज पे, क्योंकि सेबी का एलओडीआर है लिस्टिंग ऑब्लिगेशन, तो लिस्टेड कंपनी पे ही लागू होता है। तो बाकी अनलिस्टेड कंपनियों को उसको ध्यान नहीं रखना है, पब्लिक कंपनीज जो अनलिस्टेड है उनको उसको ध्यान नहीं रखना है। लेकिन 177 के साथ प्रॉब्लम क्या है पता है, 177 की एप्लीकेबिलिटी देखो, अभी खबर पड़ेगी आपको, ठीक है। 177 की एप्लीकेबिलिटी देखो क्या लिखा है, इट इज एप्लीकेबल ऑन द लिस्टेड कंपनी। यहां कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। अब लिस्टेड कंपनी ये पूछती है मुझसे कि सर मैं एलओडीआर फॉलो करूं कि सेक्शन 177 फॉलो करूं, क्योंकि दोनों मेरे ऊपर लागू है भाई, एलओडीआर तो है ही है मेरे ऊपर ही, और सेक्शन 177 में भी लिखा हुआ है कि ये लिस्टेड कंपनी पे लागू होगा। अब दूसरा सवाल आपका होगा, क्या सर दोनों के प्रोविजंस अलग है, हाँ थोड़े बहुत अलग है, ठीक है। ऑडिट कमेटी 177 के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स है और ऑडिट कमेटी एलओडीआर के अंदर जो रिक्वायरमेंट है, थोड़ी सी फर्क है। तो इस केस में क्या करना चाहिए, तो हमेशा आंसर यही होता है, लॉ को अगर आपने कभी सीरियसली पढ़ा हो, ठीक है, तो हमेशा आंसर ये होता है कि भाई जो ज्यादा स्ट्रिक्ट है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू वाला चैप्टर जो लॉ में होता है उसमें इसको पढ़ा जाता है, ठीक है, कि आपको दोनों को मिला के इंटरप्रेट करना है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने आपको बोला सेक्शन 177 के हिसाब से कि आपको 10 मीटर आगे कवर करना है, और एलओडीआर बोलता है आपको 15 मीटर आगे कवर करना है।
तो बाय डिफॉल्ट 10 मीटर तो कवर हो ही है ना जब 15 मीटर कवर करोगे, तो फिर एलओडीआर फॉलो कर लो, क्योंकि उसमें उस एलओडीआर की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है और 177 भी पूरा हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो जो ज्यादा स्ट्रिक्ट है वो फॉलो कर लो, तो बाय डिफॉल्ट रिलैक्स वाला उसमें वैसे ही कवर हो जाएगा। ठीक है, तो लिस्टेड के लिए जो इशू था ये सॉल्व ऐसे करना आपने, और बाकी एलओडीआर अनलिस्टेड पे तो लागू होता ही नहीं है। ये वाला ऑडिट कमेटी अंडर 177 अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज पे भी लागू होती है। देखो क्या लिखा है, ऑल पब्लिक कंपनीज बची हुई, भाई लिस्टेड जो होंगे वो तो ठीक है, क्योंकि पब्लिक कंपनी या तो लिस्ट होगी, और अगर वो लिस्टेड नहीं है तो अनलिस्टेड होगी। तो अनलिस्टेड जो पब्लिक कंपनीज बची उन पे भी ये वाला ऑडिट कमेटी वाला फंडा लागू हो रहा है। कब? जब पेड अप शेयर कैपिटल उस पर्टिकुलर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की 10 करोड़ या उससे ऊपर है, या टर्नओवर उसका 100 करोड़ या उससे ऊपर है, या उसने जो लोन्स ले रखे हैं, बोरोइंग्स ले रखी है, डिबेंचर इशू करके लोन ले रखा है, या उसने डिपॉजिट्स ले रखे हैं, वो किससे ज्यादा है, वो 50 करोड़ से एक्सीड है। मतलब इन तीनों में से एक भी कंडीशन अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, या जो लिखा है ना यहाँ पे पब्लिक कंपनी, ये एक तरह से कौन सी कंपनी है, अनलिस्टेड, क्योंकि लिस्टेड पब्लिक कंपनी अगर होगी तो वो तो इसमें कवर हो गई एक तरह से, है ना। तो ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी प्राइवेट पर लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि प्राइवेट वाले मैंने क्या बोला, डूबो कूदो मरो उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व पब्लिक का है ही नहीं, तो वहां गवर्नेंस नहीं भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जहां पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड है, तो उस पर तो बिना शर्त के लागू हो रहा है 177, ठीक है, प्लस उस पर एलओडीआर भी लगेगा। अनलिस्टेड है तो एलओडीआर तो नहीं लगना है, लेकिन 177 लग सकता है अगर तीनों में से एक शर्त पूरी हो गई, या तो उस पर्टिकुलर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 10 सीआर या ऊपर है, या टर्नओवर 100 सीआर या ऊपर है, या लोन आउटस्टैंडिंग या बोरोइंग्स या डिबेंचर्स या डिपॉजिट जो उसने ले रखे हैं वो 50 सीआर से ऊपर है, तो उस पर्टिकुलर कंपनी को अपने यहां पर क्या एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी, एक ऑडिट कमेटी एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। इस ऑडिट कमेटी के लिए अलग से लोग लाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है। जो डायरेक्टर्स होंगे ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो है ही ना, उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से ही कुछ डायरेक्टर या सारे डायरेक्टर जो है वो इसके क्या बन जाएंगे, कमेटी के मेंबर। मतलब अलग से बाहर से किसी को नहीं लाना इस कमेटी को बनाने के लिए, डायरेक्टर्स की ही एक कमेटी है। जैसे नहीं होता क्या, सरकार होती है हमारी, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट इज देयर, ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट तो पूरी एज अ होल हो गई, अब उसमें कमिटीज बनती हैं, कैबिनेट बनती हैं, कैबिनेट के लिए 10 लोग आ गए, ठीक है, एक डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम के लिए कुछ एक मिनिस्टर को अपॉइंट कर दिया, तो वहां वही लोग, सरकार के लोग अलग अलग से कमिटीज बना रहे। ऐसे ही यहाँ पर भी कमिटी बनानी है। अच्छा, कमिटी में यहाँ कितने लोग चाहिए, तो ध्यान से देखना, यहाँ मिनिमम कितने चाहिए, 3 डायरेक्टर्स। सो कमिटी शेल कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स, ठीक है, और 3 डायरेक्टर्स में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की मेजॉरिटी होनी चाहिए। मतलब देखो मिनिमम कितने डायरेक्टर्स चाहिए, 3। लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं अपन, ठीक है, अज्यूम करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक कंपनी है जिसमें डायरेक्टर्स की संख्या है मान लो 10, टोटल डायरेक्टर्स की बात कर रहा हूं। अच्छा, इस कमेटी के लिए कितने चाहिए, ऑडिट कमेटी के लिए मिनिमम 3, तो मिनिमम 3 है, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज इस कमेटी में आ गए कितने, 5 डायरेक्टर्स ऑडिट कमेटी में आ गए। इन 5 में से मेजॉरिटी किसकी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की। मतलब 5 में से कम मेजॉरिटी, मतलब कितने हो गए, 3, ठीक है, तो 3 कम से कम कौन से होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मालूम है क्या होता है, जिसका कोई, इसकी पूरी एक अलग से डेफिनेशन है जो लॉ में भी पढ़ोगे और मैंने भी दे रखी है इस टॉपिक के अंदर, कि जिस अभी के लिए सिंपल समझ लो, जो एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे नहीं है, नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम, मतलब फुल टाइम इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी डायरेक्टर है, प्लस उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है किसमें, कंपनी में, सिर्फ वो आता है मीटिंग्स के समय, डिसीजन लेने में मदद करता है, उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं, उसकी बहुत लंबी सी डेफिनेशन है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एक ऑफिशियल डेजिग्नेशन है अलग से। तो इसमें 5 है तो मिनिमम 3 जो है वो क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट, क्योंकि क्या बोला है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्या होने चाहिए, मेजॉरिटी किसकी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की मेजॉरिटी होनी चाहिए। क्लियर, नंबर 1, ठीक है। एक और नोट में लिखा हुआ है छोटी सी चीज, क्या, कि मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स जो है, मतलब 5 में से कम 3, ठीक है, इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन है, जो इस पर्टिकुलर ऑडिट कमेटी का चेयरमैन बनेगा, इन 5 में से जो भी चेयरपर्सन होगा, ठीक है, वो पर्सन होना चाहिए जिसको समझ में आए, जिसको खबर पड़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब फाइनेंशियल, इसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं फाइनेंशियली लिटरेट होने चाहिए। मतलब इन 5 में से कम 3 को, इंक्लूडिंग जो चेयरपर्सन होगा,
उसको खबर पड़नी चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनको समझ में आने चाहिए, वो रीड कर सके, वो उसको अंडरस्टैंड कर सके, इतनी समझ किसको होनी चाहिए, इन पर्टिकुलर मिनिमम मेजॉरिटी वाले डायरेक्टर्स को होनी ही चाहिए। क्लियर फंडा? तो मैं वापस बोल रहा हूँ, लॉजिक सुन लो। क्या समझ में आया कि ऑडिट कमेटी रखनी है किसको, 177 के हिसाब से जो भी एप्लीकेबिलिटी में फॉल कर रहा है उसको। कितने डायरेक्टर्स चाहिए उसमें? मिनिमम 3, ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं। उसमें से भी मेजॉरिटी किसकी होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की। और जितने भी डायरेक्टर्स हैं टोटल ऑडिट कमेटी में, जैसे 5 है, तो उसमें मेजॉरिटी इंक्लूडिंग चेयरपर्सन के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड और अंडरस्टैंड करने की समझ होनी चाहिए, मतलब वो फाइनेंशियली लिटरेट होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए। ठीक है, अब सवाल आता है इस ऑडिट कमेटी को करना क्या है। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लर्न करना है अभी अपने को। क्या कि ऑडिट कमेटी को क्या करना है, जो बोर्ड ने उनको बोला वो तो करना ही है। तो पहली लाइन क्या लिखी है? एवरी ऑडिट कमिटी शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ रेफरेंस स्पेसिफाइड इन राइटिंग बाय द बोर्ड which shall inter alia, inter alia का मतलब क्या होता है? amongst other things, मतलब दूसरी चीजें जो और करनी है, बोर्ड ने बोली वो तो करनी ही करनी है। ये 8 काम जो भी अपन डिस्कस करेंगे वो आपको करना है कंपलसरी। अब वो 8 काम क्या है जो आपको करना है कंपलसरी है, उस पर डिस्कशन अपना शुरू करते हैं। पहला काम जो आपको करना है क्या? फर्स्ट काम जो आपको करना है, बहुत ध्यान से सुनना, कंपनी ऑडिट का पॉइंट है, अगर ध्यान से पढ़ी हो कंपनी ऑडिट इंटर में, तो यही वो ऑडिट कमेटी होती है जो राय देती है, रेकमेंडेशन देती है। किसका? अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिट। याद करो सेक्शन 139 के अंदर, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 139 के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि जहां ऑडिट कमेटी होगी, पहले ऑडिट कमेटी रेकमेंड करेगी नाम, फिर बोर्ड आगे रेकमेंड करेंगे मेंबर्स को। याद है? तो रिकमेंडेशन देना फॉर अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ये किसका काम है? ये है ऑडिट कमेटी का काम। दूसरा काम, ऑडिटर इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऑडिटर कैसा परफॉर्म कर रहा है, ऑडिटर ने जो ऑडिट प्रोसेस लगाया है वो इफेक्टिव है कि नहीं है, ये भी रिव्यू और मॉनिटर करने का काम किसका है? ऑडिट कमेटी का। तो याद करो अगेन, इंटरमीडिएट में स्टैंडर्ड्स अगर पढ़े हो कि आपको बहुत सारी चीजें दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करनी होती है, और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस लास्ट डेस्टिनी है मैनेजमेंट के बाद आपके। तो एक तरह से दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस यही है, कौन? ऑडिट कमेटी वाले। तो ऑडिट कमेटी का दूसरा काम क्या है? ऑडिटर इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, ऑडिटर कैसा परफॉर्म कर रहा है, ऑडिटर के प्रोसेस की इफेक्टिवनेस के बारे में डिस्कस करना, उसको रिव्यू करना, उसको मॉनिटर करना, ऑडिट कमेटी का काम। और तीसरा, लास्ट में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं, ऑडिट रिपोर्ट फाइनलाइज हो रही है, ड्राफ्ट उसका तैयार हो चुका है, तो मैनेजमेंट के साथ साथ ऑडिट कमेटी भी उसको एग्जामिन करे। तो अगला पॉइंट इज एग्जामिन करना, किसको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और ऑडिटर की रिपोर्ट को। ये दो काम किसको करने हैं? ये दो काम करने हैं ऑडिट कमेटी। तो 3 पॉइंट तो समझ में आ गए आपको। अच्छा, ये तीनों पॉइंट ऑडिट से रिलेटेड हुआ, ठीक है। ऑडिट कमेटी का काम ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट के बारे में रिकमेंड करना। दूसरा, ऑडिट कमेटी का काम ऑडिटर की इंडिपेंडेंस, ऑडिटर की परफॉर्मेंस, ऑडिटर ने जो प्रोसेस लगाया उसकी इफेक्टिवनेस, तो ये भी ऑडिट से रिलेटेड हो गया। और तीसरा, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फाइनलाइज हुए हैं उनको एग्जामिन करने का काम भी किसका है? ऑडिट कमेटी का है। तो 3 पॉइंट तो किसके एंगल से बता दिया अपन ने? ये 3 पॉइंट तो ऑडिट के एंगल से हो गए, ठीक है, कि ऑडिट 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 में ऑडिट, इसको क्या ध्यान रखना है। फिर अगला, अब मैं आपको बुक्स ऑफ अकाउंट से बात करता हूं। अगला पॉइंट आ रहा है, अगर कोई रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शंस हुए, ठीक है, किसके साथ ट्रांजैक्शंस हुए? रिलेटेड पार्टीज के साथ। तो उन रिलेटेड पार्टीज के साथ जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं एंटिटी के, कंपनी के, उनको अप्रूव करना, या उनमें अगर कोई मॉडिफिकेशन हो रहा है तो उसको चेक करने का काम भी किसका है? ऑडिट कमेटी का। क्योंकि देखो, रिलेटेड पार्टीज के ट्रांजैक्शंस में गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो ऑडिट कमेटी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि तुम्हें ये देखना है क्या कि क्या ऑडिट जो एंटिटी है, एंटिटी जो ट्रांजैक्शंस कर रही है अपने रिलेटेड पार्टीज के साथ, उनके ट्रांजैक्शंस प्रॉपर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उनमें अगर कोई मॉडिफिकेशन करना है उसको अप्रूव करने का काम ऑडिट कमेटी को दिया हो, ठीक है। तो इसका कुछ डिटेल वर्जन भी है, मैं आपको बताता हूँ, पहले 8 पॉइंट आपको समझा दूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब सारी बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड है।
इंटर कॉर्पोरेट लोन्स और अगर इन्वेस्टमेंट कोई दिए हैं, ठीक है, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स इन्वेस्टमेंट अगर इधर से उधर कहीं गए हैं, तो एक कंपनी ने दूसरी कंपनी मतलब इस कंपनी ने दूसरी कंपनी को लोन दिया है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसको स्क्रूटिनी एक बार ऑडिट कमेटी करेगी। किसी पर्टिकुलर एसेट का वैल्यूएशन या किसी अंडरटेकिंग या हिस्से का वैल्यूएशन अगर हो रहा है तो उसको रिव्यू करने का काम ऑडिट कमेटी को दिया है, ठीक है, क्योंकि अगेन फिगर बड़े हैं। नेक्स्ट, अगर एंटिटी के यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, इंटरनल कंट्रोल्स लगे हुए होते हैं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के ऊपर इंटरनल कंट्रोल्स लगे हुए होते हैं, तो उन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, जो नया वर्ड है आईएफसी उसको, और एक नया वर्ड है आरएमएस, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, इन दोनों को भी एक बार इवेल्युएट करना किसका काम है, ऑडिट कमेटी का, कि अगर एंटिटी ने, कंपनी ने इंटरनल कंट्रोल्स लगा रखे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, आईएफसी लगा रखा है, या एंटिटी ने रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि ये भी दोनों चीजें लगाती है आजकल सारी बड़ी एंटिटीज, ठीक है, और ये छोटी एंटिटी पे वैसे भी लागू नहीं हो रहा है ऑडिट कमेटी वाला फंडा, तो ये दोनों चीजें भी आपको इवेल्युएट करनी है। और लास्ट में अगर आईपीओ से, एफपीओ से, मतलब पब्लिक इशू से पैसा उठाया है पब्लिक का, ठीक है, तो उस पैसे का प्रॉपर एंड यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब प्रॉपर इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिस पर्पस के लिए उठाया उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मॉनिटर करने का काम भी किसका रहेगा, ऑडिट कमेटी का रहेगा। आई मेरी बात समझ में? तो 8 पॉइंट है। अच्छा, ये वाले लास्ट वाले सारे जो हैं, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, बैलेंस शीट में आ जाओ, बैलेंस शीट में एसेट पे आ जाओ एक बार। एसेट में क्या होंगे, आपने लोन दे रखा है, ठीक है, तो आपका एसेट ही है, आपकी किसी एसेट का वैल्यूएशन करना है, ठीक है, फिर लाइबिलिटी में देख लो, एंड यूज पैसा कहीं से उठाया है तो वो देख लो, ठीक है, इन सब पैसों के ऊपर कंट्रोल्स, रिस्क को मैनेज करने के लिए जो सिस्टम लगा रखे हैं और रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शंस दे रखे हैं, वो आ गए 5, और फिर बाकी 3 ऑडिट से रिलेटेड है ना। तो टोटल 8 रोल्स हैं, टोटल 8 ड्यूटीज हैं, टोटल 8 काम है जो एक ऑडिट कमेटी को, मिनिमम 8, इसके अलावा तो बोर्ड ने और कुछ टर्म्स में लिख के दिया होगा, आपको रेफर किया होगा, तो वो सब करना ही है। देखो पॉइंट वापस देखो क्या लिखा है, एवरी ऑडिट कमिटी शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ रेफरेंस, मतलब जो भी टर्म्स में दिया है किसने, बोर्ड ने उनको, कि ये तुमको करना है, वो भी उनको करना है, प्लस ये 8 काम तो मिनिमम करने ही है। कौन से 8 है पहले रिपीट कर लें अपन, ठीक है, 8 पॉइंट्स आते हैं। पहला, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट का रिकमेंडेशन। दूसरा, ऑडिटर की इंडिपेंडेंस, उसके प्रोसेस की इफेक्टिवनेस का रिव्यू। तीसरा, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट का। 3 तो ऑडिट से रिलेटेड हो गए। चौथा, रिलेटेड पार्टीज के साथ कोई ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है। पांचवा, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स और इन्वेस्टमेंट कोई दिया। छठा, वैल्यूएशन किया किसी एसेट का, किसी अंडरटेकिंग का, ठीक है। फिर सातवां, एंड यूज, वो 8वां था वैसे, और फिर सातवां आईएफसी और आरएमएस को इवैल्यूएट करना। ये 8 काम किसको करने हैं, ऑडिट कमेटी को करना है, चाहे वो 177 वाली ऑडिट कमेटी हो, चाहे वो एलओडीआर वाली ऑडिट कमेटी हो, सबको ये काम तो करने ही है, मिनिमम ये 8 काम तो करने। अब इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट आया था, ठीक है, 2019 के एंड में, मैं आपको वो समझा देता हूँ रिलेटेड पार्टीज वाले पॉइंट के अंदर, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखना है, हल्का फुल्का देखना है। क्या है देखो, लैंग्वेज के साथ बताओ क्या लिखा है। ऑडिट कमेटी चाहे तो एक ओमनिबस अप्रूवल, ओमनिबस मतलब सारे ट्रांजैक्शंस के लिए एक साथ अप्रूवल दे दे, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के लिए, ठीक है, विच आर प्रपोज्ड टू बी एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी, मतलब एक एक ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टीज के साथ जो हुआ है उसको ना देख के एक बार ओवरऑल अप्रूवल दे दे कि ठीक है, इस साल जो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस तुम करोगे मेरी तरफ से उसको अप्रूवल है, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन, कुछ कंडीशन प्रिस्क्राइब कर देगी कि एक बार इसको जरूर बता देना, या इसमें ये ध्यान रख लेना कि ये ना करो, बाकी सब करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बार बार मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। नहीं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है, अप्रूवल लेनी पड़ेगी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के लिए। अब बार बार ऑडिट कमेटी अप्रूवल देने के लिए बैठी रहेगी या बार बार मैनेजमेंट उससे पूछता रहेगा तो टाइम बहुत कंज्यूम होगा, डिले हो जाएंगे डिसीजन लेने में। इसलिए क्या बोला, ऑडिट कमेटी चाहे तो एक ओमनिबस अप्रूवल दे सकती है किसके लिए, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के, ठीक है। आगे क्या लिखा है, in case of transaction other than transaction referred to in section 188, related party का section है, and where audit committee does not approve the transaction it shall make its recommendation to the board। तो एक तो क्या बोल दिया, एक पॉइंट एक्स्ट्रा इसमें एडिशनल क्या डाला कि अगर कोई ट्रांजैक्शन है अदर देन 188 वाला, इसके अलावा जो ओमनिबस अप्रूवल में चले गए उसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन और हुआ है और जहां पर ऑडिट कमेटी ने उस ट्रांजैक्शन को ओमनिबस अप्रूवल में नहीं लिया है, तो फिर वहां पर फिर सिचुएशन क्या होगी कि पहले ऑडिट कमेटी रेकमेंड करेगी किसको, बोर्ड को, ठीक है। ऑल्सो एक और पॉइंट है, इन केस एनी ट्रांजैक्शन जिसकी अमाउंट 1 करोड़ से कम है, ठीक है,
in case any transaction involving an amount not exceeding ₹1 crore, और वो ट्रांजैक्शन किसने किया है, डायरेक्टर ने किया या कंपनी के ऑफिसर ने किया है, बिना ऑडिट कमेटी के अप्रूवल के, और ऑडिट कमेटी ने उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को बाद में रेटिफाई मतलब अप्रूव भी नहीं किया, कितने दिन के अंदर, 3 मंथ्स के अंदर अंदर, तो फिर वो ट्रांजैक्शन वॉइडेबल होगा किसके हाथ में, ऑडिट कमेटी के हाथ में। मतलब अगर वो ऑडिट कमेटी चाहे तो उसको अप्रूव करेगी, चाहे तो डिनाई कर सकती है, और डिनाई कर दिया तो फिर वो जो ऑफिसर है, वो डायरेक्टर है, वो पर्सनली लायबल होगा उस ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है। And if the transaction is related party to any director or is authorized by any other director, the director concerned shall indemnify the company against any loss. और कंपनी को अगर कोई लॉस होगा उसकी वजह से, तो डायरेक्टर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर लॉस को इंडेमनिफाई करेगा, क्योंकि ऑडिट कमेटी की तरफ से उस ट्रांजैक्शन पे अप्रूवल नहीं थी, ऑमनिबस अप्रूवल नहीं थी, आपने उस ट्रांजैक्शन के लिए परमिशन नहीं ली, ठीक है, नहीं ली और कर भी लिया, चलो कोई बात नहीं, बाद में अगर रेटिफाई भी कर देती है ऑडिट कमेटी तो भी चल जाएगा 3 महीने में, लेकिन वो भी रेटिफाई नहीं करती है तो फिर वॉइडेबल है ऑडिट कमेटी के हाथ में। वो अगर मना कर देती है तो फिर डायरेक्टर या ऑफिसर पर्सनली लायबल होगा, और अगर कंपनी को कोई नुकसान होता है तो उसके लिए भी इंडेमनिटी उसी को देगी, ठीक है। लास्ट में, these provisions shall not apply to a transaction other than transaction referred in 188। ये तो छोड़ दो, आपके अभी काम का भी नहीं है, बाद में जब डिटेल में होल्डिंग सब्सिडी पढ़ेंगे तब इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना कोई काम का नहीं है पॉइंट। तो अभी के लिए सिर्फ याद करने वाले पॉइंट जो है वो कितने हैं, 8, कि रोल क्या होता है ऑडिट कमेटी का, वो हमने डिस्कस कर लिया, आ गया समझ में, ठीक है। रिलेटेड पार्टी का फंडा बहुत सिंपल है कि चाहे तो ऑडिट कमेटी चाहे तो ऑमनिबस अप्रूवल दे सकती है, ठीक है, चाहे तो नहीं भी दे सकती है ना। इन केस आपने ट्रांजैक्शन के लिए अप्रूवल नहीं दे रखी है, ठीक है, तो आप जो भी ट्रांजैक्शन होगा आपके सामने आएगा, पहले आप बोर्ड को रेकमेंड करोगे, ठीक है, 188 के अलावा कोई ट्रांजैक्शन आपको नजर आता है तो, ठीक है। फिर अगर कोई ट्रांजैक्शन 1 करोड़ से कम का है, ठीक है, और वो डायरेक्टर या ऑफिसर ऑफ द कंपनी ने एंटर किया बिना ऑडिट कमेटी के अप्रूवल के, और ऑडिट कमेटी उसको 3 महीने में रेटिफाई भी नहीं करती है, तो वो ऑडिट कमेटी के हाथ में वॉइडेबल है। फिर वो मना कर दे तो फिर डायरेक्टर कंसर्न जो है इंडेमनिफाई करेगा किसी भी लॉस के लिए। ये फंडा वापस भी पढ़ेंगे अपन आगे, ठीक है, पर अभी के लिए इसका इतना लॉजिक काफी क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसी का 177 का क्या लिखा है, ऑडिट कमेटी के पास ये अथॉरिटी है, मतलब ऑडिट कमेटी को इतने सारे आपने काम दिए, रोल्स दिए हैं, तो उसको अथॉरिटी भी तो दी होगी, तुम ये सब कर सकते हो। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है 4 तो, कि ऑडिट कमेटी, अब ये याद नहीं करना, याद करने वाला टॉपिक खत्म हो चुका है, अब तो खाली रीड कर लो ये। ऑडिट कमेटी के पास ये अथॉरिटी है कि वो जांच कर सकती है किसी भी मैटर में जो उसको या तो बोर्ड ने रेफर किए, या जो ऊपर अपन ने पढ़े 8 मैटर, उसके लिए उसको पावर तो चाहिए होगी ना। जैसे ये ऊपर वाला पॉइंट देखो कि उसको एंड यूज चेक करना है कि पैसों का अल्टीमेट इस्तेमाल क्या किया है, तो उसके पास पावर होगी कि वो मैनेजमेंट से डेट डॉक्यूमेंट मांग सकता है कि बताओ ये कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, ये पैसा जो उठाया था वो कहाँ लगाया, लाओ मेरे को फैक्ट्स एंड फिगर्स दो, ठीक है। तो उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है, इन पूरे ऊपर वाले मैटर्स को चेक करने के लिए इन्वेस्टिगेशन की पावर है। प्लस अगर उसको लगता है कि कोई टेक्निकल चीज है तो वो बाहर किसी से प्रोफेशनल एडवाइस भी ले सकता है। कोई टेक्निकल एस्पेक्ट है तो इंजीनियर से पूछ लिया, कोई लीगल एस्पेक्ट है तो किससे पूछ लिया, लॉयर से पूछ लिया, तो ही कैन ऑब्टेन प्रोफेशनल एडवाइस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज आल्सो। प्लस उसके पास पूरी पावर है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स या कोई भी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, एंटिटी के अंदर ही उसको पावर दी है, क्योंकि जब तक ये पावर नहीं होगी तब तक वो चेक कैसे करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, जो कंपनी का ऑडिटर है और जो कंपनी के KMPs हैं, की मैनेजरियल पर्सनल है, उनके पास ये राइट है कि वो मीटिंग में आके बैठ सकते हैं, ऑडिट कमेटी की बातें सुन सकते हैं, ठीक है। खासकर कब, जब ऑडिट रिपोर्ट कंसिडर हो रही हो उस मीटिंग के अंदर, तो ऑडिटर आ सकता है व्यक्तिगत रूप से, बट इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होगा। ऑब्वियसली वोटिंग राइट तो सिर्फ किसके पास होगा, जो उस कमेटी के मेंबर्स हैं, जो कौन है, डायरेक्टर्स, ठीक है। बाकी ये लोग आ सकते हैं, इनको इनवाइट किया जा सकता है कि भैया ये कोई डिस्कशन चल रहा है, यहाँ पे आपका भी आना जरूरी है, आपको कुछ कहना है तो कह सकते हो, पर वोटिंग राइट तो ऑब्वियसली ऑडिटर्स और इनके पास नहीं है। लास्ट में पॉइंट अच्छा है कि जब बोर्ड रिपोर्ट भी छपेगी ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट भी छपती है, उसके अंदर आपको कंपोजिशन बताना जरूरी है कि आपकी ऑडिट कमेटी में कितने लोग हैं। जैसे 5 लोग हैं, उसमें से 3 आईडी है, इंडिपेंडेंट है, 2 नॉन इंडिपेंडेंट है, ये आपको बताना पड़ेगा। और एक सिचुएशन और, कि जब ऑडिट कमेटी ने कोई रिकमेंडेशन दिया बोर्ड को कि भाई हमें ये चीज करनी चाहिए, हमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अप्रूव नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, और बोर्ड उसकी बात को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, जैसे बोर्ड, ऑडिट कमेटी ने क्या बोला बोर्ड को
कि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अपने को अप्रूव नहीं करना चाहिए, बोर्ड ने उसको अप्रूव कर दिया, तो उस केस में फिर बोर्ड को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि क्यों उन्होंने ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशंस को नकार दिया था, क्यों नहीं माना था। तो लास्ट पॉइंट यही है, एक तो बोर्ड रिपोर्ट में कंपोजिशन आएगा ऑडिट कमेटी का, एंड वेयर द बोर्ड हैज नॉट एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी, तो वो बोर्ड उसको डिस्क्लोज करेगा अपने रिपोर्ट में रीजन के साथ कि क्यों मैंने ऑडिट कमेटी के कॉन्सेप्ट को या क्यों मैंने ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशन को नहीं माना। आई मेरी बात समझ में? देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, और अदर ऑडिट्स थोड़ी सी क्या है, लंबी है और थोड़ी सी कहीं कहीं बोरियत भी लाएगी, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट से ज्यादा जो फंडामेंटल्स दे रखे लॉ के वो ज्यादा आ रहे हैं उसमें, ठीक है? तो ध्यान से सुननी है आपको अभी फंडे को। ऑडिट कमेटी 177 वाली हो गई, सिर्फ 3 चीजें याद रखना। नंबर 1, ये ऑडिट कमेटी किसको रखनी पड़ती है? लिस्टेड को, और अनलिस्टेड वालों में से 3 शर्त अगर पूरी हो रही हो, पेड अप शेयर कैपिटल 10 CR या उससे ऊपर, टर्नओवर 100 CR उससे ऊपर, या फिर जो लोन, बोरोइंग्स, डिवेंचर्स, डिपॉजिट्स एक्सीडिंग 50 CR। दूसरा, इसके अंदर कितने लोग चाहिए? तो मिनिमम 3 चाहिए, और जितने भी हैं, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, उनमें से मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की होनी चाहिए, और मेजॉरिटी के लोग जो है, मेजॉरिटी ही पढ़ी लिखी भी होनी चाहिए, इंक्लूडिंग चेयरपर्सन। तीसरा इसके रोल, बस ये 3 चीजें समझ लो। और लास्ट पॉइंट भले देख लो, छठा वाला, कि बोर्ड रिपोर्ट के अंदर डिस्क्लोज होगा इसका कंपोजिशन कि कितने लोग उस ऑडिट कमेटी में थे, प्लस अगर बोर्ड ने इनके किसी राय को, रिकमेंडेशन को नहीं माना है, तो वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में वो चीज, सॉरी बोर्ड रिपोर्ट में वो चीज डिस्क्लोज कर। क्लियर? अब सवाल आता है किसका? ऑडिट कमेटी अंडर LODR। क्या फर्क है? थोड़ा थोड़ा फर्क है, देखो। सबसे पहला, यहां मिनिमम कितने चाहिए? 3। वहां पे भी कितने चाहिए थे? 3। चलो ठीक है, लेकिन यहाँ 2/3 मेंबर्स क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट, जबकि वहां पर मेजोरिटी इंडिपेंडेंट, हाफ इंडिपेंडेंट बोले थे, यहाँ 2/3 इंडिपेंडेंट चाहिए। तो क्या फर्क पड़ा? फर्क पड़ा, देखो। अगर मान लो ऑडिट कमेटी के अंदर कितने लोग आए? 5, तो 5 का 2/3 कैसे निकालेंगे? ठीक है, 5 इंटू 2/3 कितना होता है? इट इज 4। अब राउंड ऑफ तो ऊपर साइड पे करना है, ठीक है? 5 इंटू 2 10, 3.33 आंसर आएगा, मतलब यहाँ 4 चाहिए, जबकि वहां पर ने देखा था कितने चाहिए थे? 3। तो यहाँ 4 आईडी चाहिए, और एक ही नॉन आईडी हो सकता है, जबकि जो ऊपर अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है, यहाँ पर 5 में से 3, क्योंकि मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? हाफ, ठीक है, और हाफ 3 से हो गया, है ना? और यहाँ पर 2/3 चाहिए, तो पहला फर्क समझ में आ गया, यहाँ पर 2/3 इंडिपेंडेंट चाहिए, वहां हाफ ही चाहिए था, ठीक है? अब मैंने आपको बोला था लिस्टेड कंपनी कंफ्यूज हो गई, मैं क्या फॉलो करूं? हाफ फॉलो करूं कि 2/3? तो ज्यादा स्ट्रिक्ट कौन सा है? ज्यादा स्ट्रिक्ट 2/3 है भाई। जब 4 रख रहे हो इंडिपेंडेंट, तो बाय डिफॉल्ट 3 तो वैसे भी आ ही गए उसमें, तो ये वाला फॉलो करना। दूसरा वाली दिक्कत, यहाँ पर सारे मेंबर्स पढ़े लिखे होने चाहिए, जबकि वहां पर सिर्फ मेजोरिटी पढ़ी लिखी चाहिए थी, और साथ साथ इसमें एक मेंबर के पास एक्सपर्टाइज होनी चाहिए फाइनेंस की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, अकाउंट्स की। मतलब इनमें से एक मेंबर एक्सपर्ट होना चाहिए अकाउंट्स का या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, और बाकी सारे तो पढ़े लिखे, सबको मतलब पढ़े लिखे। फाइनेंशियल लिटरेट का मतलब वही हो गया, दे शुड हैव द एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सारे फाइनेंशियल लिटरेट होने चाहिए, और एक मेंबर एक्सपर्ट होना चाहिए। थर्ड, यहां पर चेयरमैन जो बनेगा वो आईडी में से ही बन सकता है, जबकि वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। वहां चेयरमैन कोई भी बन सकता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाले में से भी बन सकता है, और नॉन इंडिपेंडेंट वाले में से भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पर जो चेयरमैन बनेगा वो इन 4 में से ही बनेगा, ये 5वां व्यक्ति चेयरमैन नहीं बन सकता। फिर चेयरमैन को एजीएम पे मौजूद रहना है, ताकि वो शेयर होल्डर्स की क्वेरीज को आंसर कर सके। वैसे ये तो वहां पे भी होगा, क्योंकि ऑडिट कमेटी का चेयरपर्सन जो है वो एजीएम में मौजूद रहेगा, ताकि शेयर होल्डर को कोई जानकारी चाहिए हो तो वो उससे पूछ सके। अगला डिफरेंस, कंपनी सेक्रेटरी जो होता है उस कंपनी का, क्योंकि लिस्टेड कंपनीज में होगा कंपनी सेक्रेटरी, वो इस कमेटी का भी क्या बनेगा? सेक्रेटरी बनेगा, जबकि वहां ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। अगला, इस कमेटी को कम से कम साल में 4 बार मीटिंग करनी है, और किसी भी 2 मीटिंग के बीच में 4 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने एक मीटिंग अभी अप्रैल में कर दी है, तो अप्रैल 1 या अप्रैल 10 को मीटिंग करी है, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त 10 से पहले पहले आपको वापस दूसरी मीटिंग करनी है। मतलब 4 महीने से ज्यादा का गैप किसी भी 2 मीटिंग में नहीं होना चाहिए,
ठीक है, आप जल्दी जल्दी करना चाहो, एक 10 अप्रैल को और एक 30 अप्रैल को वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पिछली मीटिंग से अगली मीटिंग के बीच में 4 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए और कम से कम 4 बार मिलना है साल में, उससे ज्यादा मिलो तो आपके पास ऑप्शन। ये ऐसा वहां पे भी नहीं था, कहां पे नहीं था, अपने 177 में। और लास्ट पॉइंट, कोरम भी है यहाँ पे, ठीक है, कोरम समझते हो ना कि मिनिमम इतने लोग आएंगे तो ही कमिटी की मीटिंग वैलिड होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल कितने लोग हैं मीटिंग के अंदर, सॉरी ऑडिट कमेटी के अंदर कितने लोग हैं, 5, ठीक है, 4 इंडिपेंडेंट और एक नॉन इंडिपेंडेंट, टोटल 5 है, ठीक है, वेरी गुड। अब कोरम के लिए कितने लोग आने चाहिए, मतलब कम से कम कितने लोग आएंगे तो हम कहेंगे कि हाँ कोरम वैलिड है, ठीक है। तो कोरम के लिए मैं वापस बताया था आपको, कोरम के लिए कितने लोग आने चाहिए, ठीक है। सो कोरम के लिए देखो कितने लोग, ध्यान से देखना, मेरा एग्जांपल समझना, क्या लिखा हुआ है, टोटल कितने, 5, 5 में से कितने आ जाए देख लेते हैं, 2 मेंबर्स और 1/3 ऑफ टोटल मेंबर्स विच एवर इज हायर। तो कोरम देखो कितनी हो रही है, कोरम ध्यान से देखना, कोरम कितने की चाहिए, या तो 2 आ जाए या फिर 1/3 ऑफ टोटल आ जाए, टोटल कितने थे, 5, तो 2 और 1/3 ऑफ टोटल विच एवर इज हायर कितना हुआ, 1/3 ऑफ 5 कितना होता है, 1.11 समथिंग, मतलब ये भी 2 हुआ, ये भी 2 हुआ, तो हायर कौन सा है, 2, 2 हायर है, ठीक है। पर सिर्फ ये इससे काम नहीं चलेगा, दूसरी शर्त, एंड मिनिमम 2 आईडी आने चाहिए। तो लेट्स सपोज 2 लोग आए तो सही, मीटिंग में 2 आए, 5 में से कितना है, 2, लेकिन कौन आया, एक आईडी आ गया और एक नॉन आईडी आ गया, एक आईडी आ गया और एक नॉन आईडी आ गया, ठीक है। जैसे कितने थे, 5 थे ना टोटल, तो 5 में से हमारे पास 4 तो थे आईडी, ठीक है, और एक था नॉन आईडी, एक नॉन आईडी हो सकता था, ठीक है, क्योंकि 2/3 ही चाहिए था अपने को, तो 5 में से 4 जो हो गए वो तो हो गए आईडी और एक नॉन आईडी। अब इसमें से एक बंदा तो यहां से आ गया और एक बंदा ये आ गया, तो ये मीटिंग, ये कोरम वैलिड नहीं है, क्योंकि मिनिमम कितने आने चाहिए, 2 आईडी आने चाहिए। खबर पड़ रही है, वापस सुन लो, वापस समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। टोटल लोग कितने थे, 5, जिसमें से 4 थे आईडी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, और एक था नॉन आईडी, ठीक है। ये तो थे मीटिंग की बात कर रहे हैं, कोरम की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल कंपोजिशन की बात कर रहा हूं कि ये लोग थे टोटल कमिटी के अंदर। लेकिन जिस दिन मीटिंग बुलाई उस दिन कितने आए, कोरम के लिए देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस दिन आए कितने, उस दिन आए 2 लोग। क्या 2 सही है, हाँ पहली शर्त तो सही है सर, 2 और 1/3 whichever is higher, तो 2 मेंबर्स और 1/3 ऑफ 5 is 2 ओनली, है ना, तो 2 आए तो यू तो वैलिड है। लेकिन दूसरी शर्त, एंड दूसरी शर्त, दोनों के दोनों कौन आने चाहिए, आईडी आने चाहिए। तो अगर दोनों ये वाले आ गए, ठीक है, तो मीटिंग वैलिड है, कोरम वैलिड है, ठीक है, तो मीटिंग वैलिड है। लेकिन अगर एक ये आ गया और एक ये आ गया, कौन सा, नॉन आईडी वाला, तो पहली शर्त तो पूरी हो रही कि दोनों आईडी दोनों 2 डायरेक्टर्स आए, लेकिन 2 आईडी नहीं आए, एक आईडी आ गया और एक नॉन आईडी आ गया, तो ये सेकंड शर्त पूरी नहीं हुई, तो मतलब कोरम वैलिड नहीं। समझ गए, ठीक है। तो कोरम के लिए कम से कम कितने आने चाहिए, 2 और 1/3 whichever is higher आने चाहिए, और उसमें से भी मिनिमम दोनों, 2 तो इंडिपेंडेंट होने ही चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर मान लो 3 लोग आते, 3 आ गए, 3 में से 2 आईडी है और एक एनआईडी है तो चल जाता, क्योंकि 2 आईडी मौजूद है, ठीक है, और 3 मेंबर्स की कोरम तो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 ही चाहिए मिनिमम, तो ठीक है। लेकिन 2 ही लोग चाहिए और आए भी 2 ही, और दोनों आईडी नहीं आए, ठीक है, तो फिर वो कोरम वैलिड नहीं है। तो कोरम जब होती नहीं है तो वो मीटिंग में कोई डिस्कस हुआ वो वैलिड ही नहीं होगा, ठीक है, ये आपको पता ही है वैसे भी। क्लियर, ठीक है। तो थोड़ा घिचपिच हो गया बहुत ज्यादा, लॉजिक आपको समझ में आ गया ना, ठीक है, कि ऑडिट कमिटी जो सेबी के अंदर, मैं डिफरेंस बिटवीन बता दूं आप लोगों को, डिफरेंस बिटवीन सुनो, चलो। ऑडिट कमिटी अंडर एलओडीआर और ऑडिट कमिटी अंडर अपन ने क्या पढ़ा था, 177, क्या फर्क है, 177 में मिनिमम कितने चाहिए, 3, यहाँ पे भी मिनिमम 3, वहां मेजोरिटी इंडिपेंडेंट, यहाँ 2/3 इंडिपेंडेंट, वहां मेजोरिटी पढ़ी लिखी, यहाँ सारे पढ़े लिखे, प्लस यहाँ पे एक एक्सपर्ट और चाहिए, ठीक है, वो अलग फंडा है यहाँ पे, ठीक है। फिर वहां पे चेयरमैन का कोई एज सच क्राइटेरिया नहीं था, चेयरमैन आईडी में से ही बनेगा। वहां कंपनी सेक्रेटरी का कोई क्राइटेरिया नहीं था, कंपनी सेक्रेटरी जो है उस कमेटी का भी सेक्रेटरी बनेगा, ठीक है। यहाँ पर साल में 4 बार मिलना कंपलसरी है, मिनिमम 4 बार, और किसी भी 2 मीटिंग के बीच में 4 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोरम यहाँ पर 2 और 1/3 whichever is higher है, और फिर मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मौजूद होने चाहिए। क्लियर, ठीक है, आ गया फंडा समझ में, आगे बढ़ते हैं।
अगला कॉन्सेप्ट आता है मैंडेटरी रिव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन बाय ऑडिट कमिटी। मतलब क्या? मैंडेटरी रिव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब है कि कुछ काम आपको मैंडेटरीली करने। अच्छा, अब मैं सारी बातें किसकी करूंगा? एलओडीआर की। सेक्शन 17 की बातें, 177 की बातें अब अपन करेंगे ही नहीं। अब जो भी बातें करेंगे अपन एलओडीआर की बात करेंगे। 177 का बस कॉन्सेप्ट समझना था, उसके रोल देख लिए अपन ने, वो रोल है ऑडिट कमेटी के। बस अभी जो भी बातें होगी वो किसकी होगी? ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी को मैंडेटरी, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है अब सारे, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि, और ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, इसमें बहुत ज्यादा केस बेस्ड भी नहीं होगा। केस बेस्ड होगा तो भी लास्ट में वो यही पूछेगा कि पूरी रामायण गा देगा, ये कंपनी है, वहां पर ऑडिट कमेटी रखी हुई है, ये वो। अब बताओ कौन सी मैंडेटरी चीजें हैं जो उनको रिव्यू करनी ही है? मतलब ऑडिट कमेटी को ये मैंडेटरी है कि ये इंफॉर्मेशन उसको, 6 चीजें उसको रिव्यू करनी है एलओडीआर के हिसाब से। कौन सी? पहली चीज है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन एंड रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। अब ये आपको भी समझ में नहीं आया डायरेक्ट ऐसे पढ़ने से, मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूं। इट इज नेसेसरी फॉर अ लिस्टेड कंपनी कि उसको साल के एंड में मैनेजमेंट को 8 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करना है, 8 पॉइंट्स के ऊपर एनालिसिस करना है। ऐसा कंपलसरी होता है। अब 8 पॉइंट कौन सा वो भी बता दूंगा मैं आपको। उसमें से एक पॉइंट आता है ऐसा कि इस साल की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, इस साल के जो हालात है, ऑपरेटिंग हालात है, ठीक है, वो कैसे चल रहे हैं, उस पर डिस्कशन वो लोग करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और फिर प्रोजेक्ट करते हैं कि अगले साल क्या हो सकता है। तो ये जो उन्होंने डिस्कशन किया मैनेजमेंट ने, रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग दी फाइनेंशियल हालात, फाइनेंशियल कंडीशन, ऑपरेटिंग रिजल्ट्स, ठीक है, उस पर्टिकुलर डिस्कशन एनालिसिस जो मैनेजमेंट ने किया है, एक बार ऑडिट कमेटी उस पर नजर मार लेगी। अब आप पूछोगे सर ऐसे कौन से डिस्कशंस हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। एग्जांपल मैंने आगे दे भी रखे हैं, ठीक है, वो अपन क्वेश्चन बाद में लेंगे, पर मैं अभी आया टॉपिक तो साथ साथ बता रहा हूँ। देखो ये दिख रहा है आपको, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, ठीक है, 8 पॉइंट्स पे मैनेजमेंट डिस्कस करता है। उसमें से एक पॉइंट है ये वाला 7वां दिख रहा है आपको, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी चल रही है एंटिटी की, और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। तो ये जो डिस्कशन किया है मैनेजमेंट ने, ठीक है, उसको ऑडिट कमेटी एक बार क्या कर ले, रिव्यू कर ले कि क्या पोजीशन रहने वाली है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, क्या हालात रहने वाले हैं ऑपरेटिंग रिजल्ट्स के। सेकंड, रिलेटेड पार्टीज के साथ कोई ट्रांजैक्शंस अगर हुआ है, ठीक है, सिग्निफिकेंट जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं, उसका एक स्टेटमेंट बनाया होगा मैनेजमेंट ने, वो एक बार ऑडिट कमेटी रिव्यू कर ले। थर्ड, इंटरनल कंट्रोल की वीकनेस का लेटर कोई अगर ऑडिटर ने इशू किया है, ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो उस एंटिटी का, उसने अगर इंटरनल कंट्रोल की वीकनेस बताई है, कोई लेटर इशू किया है, वो एक बार ऑडिट कमेटी वेरीफाई कर ले। इंटरनल ऑडिटर ने अगर कोई इंटरनल कंट्रोल वीकनेस बताई, ऊपर वाले में तो किसने बताई? स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने। यहां बोल रहा है इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट में अगर इंटरनल कंट्रोल की कोई वीकनेस आ रही है, एक बार आप उसको मॉनिटर कर लो, एक बार देख लो कि यार इंटरनल कंट्रोल में क्या गड़बड़ हो रही है, उसको सुधरवाना पड़ेगा। अगला, जो वहां का चीफ इंटरनल ऑडिटर है, उसका अपॉइंटमेंट, उसका रिमूवल, उसके रेम्यूनरेशन भी एक बार आप रिव्यू कर लेना। अपॉइंट तो मैनेजमेंट ने किया होगा उसको, अपॉइंट और इंटरनल ऑडिटर को मैनेजमेंट ने किया होगा, उसका रिमूवल भी मैनेज करेगा, मैनेजमेंट करेगा, उसके रेम्यूनरेशन भी वो डिसाइड करेगा। आप एक बार उसको रिव्यू जरूर कर लेना। और लास्ट में एक स्टेटमेंट बनता है डिविएशन का स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट कौन सा होता है? जैसे वो पैसा जो उठाया मार्केट से, ठीक है, पब्लिक इशू से, उस पैसे का अगर कहीं और इस्तेमाल कर लिया है तो उसका एक स्टेटमेंट ऑफ डिविएशन बनता है। वो स्टेटमेंट ऑफ डिविएशन भी एक बार आप नजर मार लें। तो कौन सा स्टेटमेंट? एक तो क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ डिविएशन, ठीक है, जिसमें अगर कोई मॉनिटरिंग एजेंसी है, जैसे उस कंपनी ने किसी एजेंसी को अपॉइंट किया हुआ है कि तुम मॉनिटर करना कि इस पैसे को ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उसकी कोई रिपोर्ट है, क्वार्टरली स्टेटमेंट जो उसने इशू किए हैं उसको आप देख लो। और एनुअल स्टेटमेंट अगर कोई इशू हुआ है जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये पर्पस, जिस पर्पस के लिए पैसा उठाया उसके अदर देन उस पर्पस के लिए उसको खर्च किया गया है। भाई जो पर्पस आपने प्रोस्पेक्टस में, नोटिस में बताया था जब पैसा उठाया था कि हम इस पर्पस के लिए पैसा उठा रहे हैं, और उस पर्पस के अलावा वो पैसा कहीं यूज कर रहे हो, तो उसका जो एनुअल स्टेटमेंट बन रहा है कि हमने ये पैसा 1 करोड़ रुपए जो उठाया वो इस पर्पस के लिए उठाया, उसमें से 10 लाख रुपए हमने दूसरे पर्पस के लिए यूज कर लिए, तो वो चीज आपको यहाँ पर डिविएशन के रूप में बतानी, और वो ऑडिट कमेटी एक बार रिव्यू करे। तो मेरी बात समझ में आ रही? कौन सी इंफॉर्मेशन मैंडेटरी, और सीधा क्वेश्चन आएगा मैंडेटरी रिव्यू किस किस का करना है? 6 बातों का मैंडेटरी रिव्यू करना है ऑडिट कमेटी को। पहली बात, जो भी मैनेजमेंट ने डिस्कशन एनालिसिस किया किसके बारे में, फाइनेंशियल कंडीशन और ऑपरेटिंग रिजल्ट के बारे में, वो आप एक बार रिव्यू कर लो। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जो मैनेजमेंट ने आपको सबमिट करें,
उसको रिव्यू कर लो। इंटरनल कंट्रोल की वीकनेस स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने बताई, इंटरनल कंट्रोल की वीकनेस इंटरनल ऑडिटर ने बताई, वो आप एक बार रिव्यू कर लो। फिर चीफ इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, रिमूवल, उसके रेम्यूनरेशन, वो आप रिव्यू कर लो। और लास्ट में वो पैसा अगर किसी और पर्पस के लिए यूज किया गया है तो उसका जो क्वार्टरली और एनुअल स्टेटमेंट बन रहा है डिविएशंस का, वो एक बार आप क्या कर लो, रिव्यू। ये मैंडेटरी रिव्यू में आता है। क्लियर? एंड वन मोर क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है, रोल ऑफ ऑडिट कमिटी। भाई रोल तो जो 177 में था वही रोल यहाँ रहेगा। तो देखो एक आंसर तो मैंने वो का वही लिखा हुआ है, सेम 8 पॉइंट्स, मतलब 8 भी याद कर लो तो बहुत है, उससे ज्यादा वैसे भी नहीं लिखना है आपको, ठीक है। तो सेम 8 पॉइंट मतलब कौन से थे? ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, उसका रिकमेंडेशन देना, ऑडिटर की इंडिपेंडेंस चेक करना, याद आया, ऑडिटर की रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखना, रिलेटेड पार्टीज, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, सारे वो पॉइंट 8। इसके अलावा और भी है, आपको 2-3 और चाहिए तो मैं और याद करवा देता हूँ। देखो सारे याद नहीं करने पर अपने को, जैसे इजी इजी वाले याद करा देता हूँ। ये वाला डिस्कशन विद इंटरनल ऑडिटर, आप इंटरनल ऑडिटर के साथ डिस्कस करो कि कोई सिग्निफिकेंट उसकी कोई फाइंडिंग्स हो, उसके साथ फॉलो अप कर लो। एक पॉइंट ये ले लो, कौन सा? डिस्कशन विद स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ठीक है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर के साथ कोई डिस्कशन कब कब? बिफोर ऑडिट शुरू होने से पहले, फिर ऑडिट के दौरान, ठीक है, नेचर एंड स्कोप के बारे में, ठीक है, और पोस्ट ऑडिट, ऑडिट खत्म होने के बाद। तो दो डिस्कशन हो गए, ठीक है। एक डिस्कशन विद इंटरनल ऑडिटर, ठीक है, और एक डिस्कशन विद स्टैट्यूटरी ऑडिटर। और भी है पॉइंट, पर मैं नहीं बता रहा हूँ सारे आपको। 10 पॉइंट भी मतलब 8 बहुत है आपके लिए, और 2 एक्स्ट्रा और याद कर लो बस, बाकी कोई मतलब नहीं है सारे पॉइंट्स याद करने से। ठीक, क्लियर? तो रोल ऑफ ऑडिट कमेटी समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। रोल ऑफ ऑडिट कमेटी वही रहेगा, कौन सा वाला रहेगा? जो अपन ने ऑलरेडी पढ़ा था उसके अंदर। किसके अंदर? जो पिछला टॉपिक था हमारे पास उसके अंदर, जो अपन ने डिस्कस किया था कि 8 रोल्स हैं, वो 8 रोल्स आप यहाँ पर भी लिख सकते हो बिना किसी दिक्कत के। समझ में आया? तो दिस इज रोल ऑफ ऑडिट कमेटी।